सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और ये वीडियो डेडिकेटेड होगा, मतलब टोटली डेडिकेटेड होगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का ऑलरेडी 4 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज का बात कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर हम कंप्लीट ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं तो वो तो वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो ही रहा है, वो साइड बाय साइड चलता ही रहेगा। ठीक है, ये हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व कर रहे थे और ये इसमें लेक्चर नंबर ज्योग्राफी का 5 हो जाएगा। ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस ये सबसे रिलेटेड हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस जो होगा ना वो किस चैप्टर से किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, ये होगा जैसे हम लोग बात करते हैं ना, लेयर्स ऑफ अर्थ हो गया, एटमॉस्फेरिक स्फेयर्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर हो गया। ठीक है, फिर उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे कौन सा, लैटिट्यूड हो गया, फिर लॉन्गिट्यूड्स हो गया, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम IST हो गया, GMT हो गया, ये सब सारा चीज़ के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है पीवाईक्यू वो हम लोग देखेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गला मेरा ख़राब रहता ही है थोड़ा बहुत, तो मैनेज करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है, अर्थ मेंटल का, अर्थ क्रस्ट मेंटल का, अर्थ क्रस्ट का, अर्थ कोर का। अगर हम लोग एस्थेनोस्फेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो रेंज है ना वो 100 किलोमीटर टू 410 किलोमीटर है। ठीक है ना, बिलो क्या है, बिलो बिनेथ बोल सकते हैं, बिलो लिथोस्फेयर है ना, लिथोस्फेयर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये लिथोस्फेयर किसका पार्ट है भाई, तो पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, पार्ट ऑफ अपर मेंटल। देखिए ये जो अपर मेंटल है ना, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर ही हमारा एस्थेनोस्फेयर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर ऑप्शन हम देखा जाए, ऑप्शन को अगर देखा जाए तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज अर्थ मेंटल। थोड़ा सा और जान लेते हैं एस्थेनोस्फेयर के बारे में। ये जो है ना एस्थेनोस्फेयर जो है, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर जो है ये थोड़ा डेंसर है। ठीक है, डेंसर है और वीकर भी है, वीकर लेयर है। ठीक है, डेंसर और वीकर लेयर बोल सकते हैं इसको। अच्छा, इसी एस्थेनोस्फेयर में थोड़ा बहुत कन्वेंशनल करंट जनरेट होता है। ठीक है, कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट जनरेटेड इसी में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जनरेटेड। ठीक है, कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है ना, ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़। अच्छा, ऑप्शंस में क्रस्ट आ रहा है, तो क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट के बारे में भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट हो गया हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर जो है ना, देखिए ये वाला जो लेयर ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो लेयर जो होता है ना, दैट इज नोन एज द क्रस्ट, अपर राइट पार्ट, यानी कि अपर पार्ट बोल सकते हैं, अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एक है, मतलब एक हाइपोथेसिस, एक बताया गया था, सिद्धांत बताया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि जो क्रस्ट जो होता है ना वो मतलब 3 डिवीजन में बटा हुआ है, 3 क्रस्टल डिवीजन है ना, 3 क्रस्टल डिवीजन, 3 डिवीजन में बटा हुआ है। वो 3 डिवीजन है क्या, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। वो 3 डिवीजन है क्या क्या, एक है ओशियनिक डिवीजन, ठीक है, ओशियनिक डिवीजन, दूसरा है ट्रांजिशनल, ठीक है, दूसरा है ट्रांजिशनल, और तीसरा जो है वो है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, एक ओशियनिक हो गया, एक ट्रांजिशनल हो गया और एक कॉन्टिनेंटल हो गया। तो इतना सारा चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लिए। डायग्राम को भी ध्यान में रखिएगा क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो अर्थ के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में जो ज्योग्राफी का जो ब्रांच है उसमें जो जिसमें पढ़ते हैं वो है क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जियोमॉर्फोलॉजी इज दैट ब्रांच है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, है ना, हाइड्रोलॉजी में अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे वाटर से रिलेटेड, सारा भी वाटर से रिलेटेड। ठीक है ना, वाटर रिलेटेड।
जैसे वाटर वेपर है, कितना पानी है, ये है फलाना ढिमकाना, वो सब सारा चीज़ हम लोग उसमें देख लेते हैं। अगर क्लाइमेटोलॉजी में देखते हैं तो क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है ना, ये सब सारा चीज़ देखते हैं। क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैसे क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है किसी भी बायोजोन को, चाहे अर्थस्फीयर को, चाहे पूरा का पूरा अर्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट, वो सब चीज़। बायोजियोग्राफी हो गया, इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेटेड टू प्लांट, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, प्लांट एनिमल्स, ये सब का इंटर रिलेशन जो होता है ना, इंटर रिलेशन, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली डैश कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, 21%, 0.3%, 0.02% एंड 7.8%। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली कितना परसेंट कार्बन है। तो अगर कार्बन का देखा जाए क्रस्ट पर तो 0.02% है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, दैट इज सी हो गया। अगर 0.02% कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन है, ठीक है, बट ये कौन सा फॉर्म में है, ये है इन फॉर्म ऑफ कौन सा फॉर्म में है भाई, कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ, कार्बोनेट हो गया। फिर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हो गया। उसके बाद कोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये सब के फॉर्म में हमको मिल जाता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में देखते हैं, अगर एटमॉस्फेयर में देखते हैं कार्बन का प्रेजेंसी तो 0.03% है, और ये CO2 के फॉर्म में है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोल्टन मटेरियल मिक्सड विद गैसेस इन द अर्थ मैंटल इज कॉल्ड, मोल्टन मटेरियल मिक्सड विद गैसेस इन द अर्थ मैंटल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा से रिलेटेड क्या है, ये हमारा अंडर द अर्थ है ना, अंडर द अर्थ हो गया, अच्छा सॉरी, अच्छा ये हो गया, अच्छा बोला जाता है, चलिए मैग्मा हो गया। ये है सेमी लिक्विड, है ना, सेमी लिक्विड और एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, ये तो है, ये तो हम लोग को सबको पता है भाई, है ना। अब ये सेमी लिक्विड है और एक्सट्रीमली हॉट क्यों है भाई, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जिस जगह पर ये मैग्मा मिल जाता है, ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये कंप्रेस्ड रहता है, और कंप्रेस होने की वजह से सेमी सॉलिड फॉर्म में है, फ्लूइड के फॉर्म में ये इधर उधर चलता रहता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर यही मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है, जैसे ये देखिए अंदर में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मैग्मा। लेकिन यही बाहर आ गया, अब ये वाला जो क्या हो गया, ये वाला क्या कहलाया यहाँ पर, लावा, इसको क्या बोलते हैं, लावा। यानी कि जो मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लावा और मैग्मा में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कोर दिया हुआ है, कोर को भी जान लेते हैं। कोर क्या होता है, कोर है, अगर देखा जाए तो अर्थ का कोर का बात कर रहे हैं तो आयरन वहाँ कितना है भाई, 80% अराउंड है, ठीक है। निकेल कितना है भाई, तो निकेल अराउंड हमारा 20% बोल सकते हैं, है ना, निकेल भी है 20% और बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अगर देखते हैं 19% जो भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। जो कोर है वो हमारा सॉलिड है इनर पार्ट में, और लिक्विड बोल सकते हैं आउटर में। अगर कोर का बोलते हैं तो अगर बहुत इनर चले जाते हैं तो ये सॉलिड पार्ट हो गया, और अगर मतलब आउटर फॉर्म में आते हैं, मतलब थोड़ा बाहर आते हैं, तो ये हमको लिक्विड में मिलने लग जाता है, आउटर में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। What is the upper part of the Earth's mantle called? Upper part of the Earth's mantle, है ना, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी किए हैं, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं किए। अपर पार्ट ऑफ द अर्थ मैंटल, है ना, तो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ मैंटल कितना हो गया भाई, ये हमारा है एस्थेनोस्फीयर, है ना, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ मैंटल। ये देखिए यहाँ पर है, ये फोटो है, ये आप इसमें से देख सकते हो, देखो यहाँ पर दिखाते क्या है।
एस्ट्रोनोस्फेयर बोले। ये हो गया हमारा मेंटल वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, ये हो गया हमारा मेंटल वाला पार्ट, और इसी का अपर पार्ट में ये हमारा एस्ट्रोनोस्फेयर आ जाता है ना, ये चीज़। एक सेकेंड, अब इससे रिलेटेड डेटा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ्स मेंटल कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए हुए थे। बात करते हैं थोड़ा सा लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर क्या है भाई, तो ये आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है ना, आउटर मोस्ट लेयर हो गया। अच्छा, ये बना हुआ किस चीज़ से भाई, तो ये बना हुआ है क्रस्ट एंड अपर मेंटल से, ये क्रस्ट एंड अपर मेंटल से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अच्छा, अगर हम लिथोस्फेयर में बात करते हैं तो ये ओशियनिक भी होता है और कॉन्टिनेंटल भी होता है ना, तो ये ओशियनिक भी होगा और कॉन्टिनेंटल भी होगा, कॉन्टिनेंटल भी होगा, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अगर थोड़ा हम सिस्मिक वेव का बात कर लेते हैं, तो लिथोस्फेयर में हमको लो सिस्मिक वेव्स देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम है। सिस्मिक वेव्स वो वाला हो गया अर्थक्वेक वाला, तो लो सिस्मिक वेव भी हम लोग को मिलता है इसके अंदर देखने को, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये एक ऐसा स्फेयर है जहां ओजोन लेयर हम लोग को देखने को मिलता है। ओजोन लेयर यही है 10 to 50 किलोमीटर एवं अर्थ सरफेस, ठीक है ना, 10 to 50 किलोमीटर एवं अर्थ सरफेस एवं में है ना, ध्यान में रखिएगा। ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, वो 20% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास को कैरी करता है। कितना है, 20% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास, ठीक है, ये यानी कि एटमॉस्फेरिक मास अगर देखा जाए तो उसका 20% स्ट्रेटोस्फेयर ही कैरी कर लेता है, ठीक है। ये हो गया। ट्रोपोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया लोएस्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, देखो यहाँ पर है लोएस्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये ट्रोपो हो गया, स्ट्रैटो हो गया, मेसो हो गया, थर्मो हो गया, एक्सो हो गया, है ना। तो हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, इसी में हम लोग को ओजोन लेयर मिल जाएगा, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो ये सारा हम डिटेल यहाँ पर डाल दिए थे। तो इसमें बोल सकते हैं ट्रोपोस्फेयर के लिए लोएस्ट, है ना, लोएस्ट लेयर हो गया ये। अच्छा, फिर इसमें कहा जा सकता है ये जो है ना टोटल, इसमें 99% ऑफ जो वाटर वेपर है इसी में मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 99% ऑफ वाटर वेपर हम लोग को कहाँ मिलता है भाई, ट्रोपोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ द एस्थेनोस्फेयर। तो बिलो द एटमॉस्फेयर, बिलो द लिथोस्फेयर, एबव द लिथोस्फेयर, एबव द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिलो द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे ही हम लोगों को एस्थेनोस्फेयर मिलता है। देखिए ये वाला लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है, और इसी के नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, एस्थेनोस्फेयर मिलेगा। तो बिलो द लिथोस्फेयर इज द राइट आंसर, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ये बाहर का ये तो अर्थ है, इसके ऊपर मेंटल है, फिर उसके ऊपर लिथोस्फेयर, और उसको भी पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल कर दिया गया है, कितना से कितना किलोमीटर के बीच में है वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है the asthenosphere is the highly viscous, mechanically weak and ductile deforming region of the upper mantle of earth। यहाँ सीधा क्या भरा जाएगा भाई, तो अपर मेंटल, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, अपर मेंटल ऑफ अर्थ, ठीक है, क्लियर है। क्रस्ट हम लोग पढ़ ही लिए हैं, कोर हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कौन सा है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा भाई क्रस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। एस्थेनोस्फेयर के बारे में बात कर ही रहे थे, सबसे मेंटल के बारे में पढ़ ही लिए, कोर तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। डेंसेस्ट सब्सटेंस का अगर बात करते हैं तो ये है हमारा ऑस्मियम। क्या है, ऑस्मियम, हाँ, ऑस्मियम इज द डेंसेस्ट,
ठीक है ना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखने वाला। अब डेंसिटी भी कितना, डेंसिटी इसका है 22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेंज में 22 ग्राम ऑस्मियम रखा जा सकता है। टेम्परेचर कितना है इसका, 30-50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम लोग इसका ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर है इसका 76। अच्छा, एक और फैक्ट है कि अगर एक टी स्पून ले लेते हैं, टी स्पून फुल कर देते हैं ऑस्मियम से, टी स्पून फुल कर देते हैं ऑस्मियम से, तो पता है कितना वो हो जाएगा, 1 चम्मच में लगभग 100 ग्राम ऑस्मियम आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, गोल्ड से भी सबसे ज़्यादा है। बट ये होता है ब्रिटल, ठीक है ना, इतना ज़्यादा डेंसिटी है बट है ये ब्रिटल, तो ध्यान में रखिएगा। अगर हम प्लैटिनम का बात करते हैं तो प्लैटिनम ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना, इसको हम लोग वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कॉस्टलियस होता है, प्रीशियस मेटल में आता है, सोना से भी ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना। अराउंड 1 ग्राम का कॉस्टिंग हमको लगता है 2100-2200 रुपया होगा 1 ग्राम का, ठीक है। तो आप सपोज कर लो 1 ग्राम का इतना है तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 21-22 पर 1 2 3 कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 1 ग्राम, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, नहीं नहीं कितना, 21,000 था कि हमको कॉस्टिंग थोड़ा सा ध्यान नहीं है, 21,000 था या 21 एक की 2,122 था, बट गोल्ड से ये महंगा होता है, ठीक है। तो ये हम टू बी प्रिसाइजली हम बात नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग पता करके कमेंट में बताइए, मेरे को कमेंट में बताइए कि मतलब 1 केजी प्लैटिनम का क्या कॉस्ट होगा, है ना, प्लैटिनम का क्या कॉस्ट होगा। कॉपर है तो कॉपर तो हम लोग जानते ही हैं, एक अच्छा इंसुलेशन मेटल है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल मतलब होता है ना, हो सकते हैं कंडक्टिव होता है। स्टील क्या है, स्टील के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टील हो गया हमारा हाई टेंसाइल होता है, इसमें ऐसे बोल सकते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना। आयरन और कॉपर, नहीं सॉरी स्टील है ना, तो इसमें आयरन है और कार्बन है, आयरन और कार्बन को मिलाकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इसको, तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है। प्लैटिनम भी हो गया, लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लैटिनम, लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है ना, और गोल्ड से प्योरर होता है। ये आपको कॉस्ट बताना है, हम कंफ्यूज है, मेरे को ध्यान नहीं है कॉस्टिंग। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट में अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन माइका का कितना है, तो वो है 4%, ठीक है। माइका का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो है कितना, 4%। माइका का यूज़ कहाँ कहाँ है, माइका का यूज़ है कॉस्मेटिक्स में, बिना माइका का कॉस्मेटिक्स नहीं बन सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में, और तीसरा एक जगह यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा, चिप्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनाने में यही, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। माइका क्या होता है भाई, तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है, तो इग्नियस रॉक और क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। ये जब हम लोग रॉक पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे से क्लियरली पढ़ लेंगे, तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू ही हम लोग को माइका मिलता है। अगर और भी चीज़ का देखा जाए, अगर मतलब कंट्रीब्यूशन बेसिस पर देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.6% है ना। सिलिकन उसके बाद आता है, सिलिकन हो गया कितना भाई, तो 27.72% है। एल्यूमिनियम को अगर देखा जाए तो वो है 8.13% है। फिर आयरन 5% है, ठीक है, आयरन कितना है, 5% है। फिर कैल्शियम कितना है, 3.63% है। सोडियम कितना है, तो 283% है। पोटेशियम कितना है, पोटेशियम 2.59% है। और मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम कितना है, 2.09% है। तो इतना सारा है एज एन कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विथ रेफरेंस टू
abundant elements, with reference to abundant elements in earth crust, which among the following is the most abundant metal in the earth crust. तो सबसे ज़्यादा abundant metal कौन सा है? तो metal तो हम लोग ऑलरेडी पकड़ चुके हैं ना कि वो कौन सा है भाई, एल्यूमिनियम है ना, सबसे ज़्यादा मेटल तो एल्यूमिनियम ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि टॉप में एल्यूमिनियम ही आ रहा है मेटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट? तो ये है हमारा 46.6%। ये तो आसान था। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज, सेकंड मोस्ट, तो ये कौन सा हो गया भाई, सिलिकॉन हो गया, और फर्स्ट में कौन आ रहा था, हमारा ऑक्सीजन आ रहा था। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा? तो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा कौन है भाई, तो मेन सोर्स है हमारा मेंटल, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर फोटो भी हम लोग उसमें भी देखे थे, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा भाई, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मतलब जो पोर्शन है वो कितना है, 8.13%, 8.13%। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है भाई, तो एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है। बट एल्यूमिनियम जो होता है ना वो नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली, मतलब नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखा गया मेरे से, हाँ, नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए कि माइन करके हम लोग डायरेक्ट एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, ओर्स निकालेंगे, बॉक्साइड्स वगैरह ये सब निकालते हैं, तब जाकर एल्यूमिनियम बनता है, निकलता है। नेक्स्ट में आते हैं 16, अ स्टडी ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज जियोलॉजी। तो अगर अलग अलग देखते हैं, इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ऐसा। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं भाई, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जैसे प्लांट्स के बारे में, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, ये सब चीज़ पढ़ लेता है। बायोलॉजी में भी बहुत सारा ग्रुप्स बन जाता है, फिर बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सब। इथिक्स में क्या पढ़ते हैं, इथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड, ठीक है ना। ये इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये सब यूपीएससी का सिलेबस में है, एक पेपर है। अगर हम लोग जियोलॉजी को और थोड़ा जानते हैं, तो जियोलॉजी क्या हो गया भाई, तो स्टडी ऑफ अर्थ, है ना, स्टडी ऑफ अर्थ, जैसा कि लिखा हुआ ये है ना। अब इसमें और क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, एनर्जी सोर्सेस, है ना, एनर्जी सोर्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या सोर्सेज है और उसको सस्टेनेबल तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज, है ना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में, नेचुरल डिजास्टर के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेटल आर फाउंड इन इनर कोर, एटमॉस्फेयर, रिवर वाटर, अर्थ क्रस्ट। तो मेटल हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो मेटल हम लोग को मिलता है अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में अगर टॉप पर देखा जाए तो कौन है भाई, तो ऑक्सीजन है ना। अगर ओशियनिक, अच्छा क्रस्ट है तो ये तो पता ही होगा, उस बार भी बताए थे, जो क्रस्ट वाला पार्ट जो होता है ना वो ओशियनिक भी होता है, ओशियनिक क्रस्ट भी होता है, और एक कॉन्टिनेंटल भी होता है। कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक का अगर रेंज देखा जाए तो 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल का देखा जाए तो 30 किलोमीटर। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है और अर्थ क्रस्ट पर, तो एलिमेंट में हमारा कौन सा आ जाएगा भाई, दैट इज ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन ही आ जाएगा, ठीक है। चलो बाकी सब तो देख ही चुके थे। 19 नंबर, विच ऑप्शन कैन बेस्ट डिस्क्राइब इक्विनॉक्स को कौन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, गिवन ऑप्शन दिया हुआ है। अब इक्विनॉक्स होता क्या है,
वो हम लोग समझते हैं। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इक्विनॉक्स को समझ लेते हैं, वो क्या होता है। इक्विनॉक्स है ना, यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है अगर आपको आइडिया होगा तो। इक्विनॉक्स में होता क्या है, होता ये है कि सन का जो लाइट है ना, सन वर्टिकली पड़ता है किस पर, ओवर इक्वेटर पर, ओवर इक्वेटर पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन है, ये वाला इक्वेटर का पार्ट है, यहाँ से समझिए ये, तो सन डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ रहा है, यहाँ भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर देखिए इधर भी है, इधर डायरेक्ट एकदम इधर पड़ता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना वो इक्विनॉक्स हो जाता है। तो इधर भी इक्विनॉक्स हो गया और इधर भी इक्विनॉक्स हो गया। एक 21 मार्च को आ गया, एक 23 सितंबर को आ गया, मतलब ऑन द प्रोसेस ऑफ ये रिवोल्यूशंस अराउंड द सन, ये सन के चारों तरफ घूमने के चक्कर में ये सब डेट वगैरह डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो सन वर्टिकली ओवर इक्वेटर है। तो होता कब है भाई, तो एक होता है ऑटम, ठीक है, ऑटम में जो कि होता है 23 सितंबर, और एक होता है वर्नल, ठीक है, वर्नल हो गया जो कि हो गया 21 क्या है, 23 सितंबर 21 मार्च, ठीक है। और ये चीज़ जो होता है ना, ये डे एंड नाइट, यहाँ क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल होता है, तो ऐसे भी हो गया। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों, क्योंकि कोई भी पोल जो होता है ना वो अर्थ सन के तरफ झुका हुआ नहीं होता है। जैसे देखिए ये वाला चीज़, यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर सन है, इसका पोल ऐसे है, मतलब ये टिल्टेशन है, तो कोई भी सन के तरफ झुका हुआ नहीं। जैसे ये सन के तरफ ये वाला पार्ट है ना, ये वाला दूर है और ये वाला नज़दीक है, ये वाला दूर है, ये वाला नज़दीक है, तो ऐसा इसमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तब जाकर ये वाला सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा भाई, तो नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, कोई भी पोल, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल सन के साइड में मतलब टिल्ट होता है, कोई भी पोल जो होता है ना सन के साइड टिल्ट नहीं होता है। तो विच ऑप्शन कैन बेस्ट डिस्क्राइब इक्विनॉक्स, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, ऑन 21 मार्च टू 23 सितंबर सन रेज आर परपेंडिकुलरली ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर, ड्यू टू विच लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इट इज नोन एज इक्विनॉक्स। अभी हम लोग समझे हैं जस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ रोटेशन तो आपको पता ही है, रोटेशन क्या होता है, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा है, दैट मीन्स कि उसको रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस को देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स तो हमारा आंसर हो गया भाई, तो विंटर को समझ लेते हैं। विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, ये होता है, अगर मान लेते हैं नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों का चलेंगे, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ में विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा, ये 21 दिसंबर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 21 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस होगा, और उसमें नॉर्थ में विंटर होगा, ठीक है, और साउथ में समर होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो भी हम डिस्कस कर देते हैं, पहले इसको बता देते हैं। ये विंटर वाला, अगर हम समर वाला बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा सदर्न विंटर, ये वाला विंटर का हम बात कर चुके हैं, अब हम इसका बात कर रहे हैं सदर्न वाला का, समर वाला का। तो समर वाला का हो गया कितना, 21 दिसंबर हो गया, 21 जून और 22 जून को ये चीज़ दिख जाता है। तो अगर इसमें नॉर्थ में बात करते हैं तो यहाँ समर होगा, ठीक है, और साउथ में बात करते हैं तो यहाँ विंटर होगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। चलिए तो डायग्राम में आते हैं, डायग्राम में आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझिए अब क्या है, अच्छा ये तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ चल जाएगा, नहीं चलेगा, इसको हम मिटा दें, अच्छा छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको पहले समझा देना चाहिए था। हाँ देखो यहाँ पर क्या हिसाब है, अगर हम इस साइड में देखते हैं, सबसे पहले ये वाला अर्थ को देखते हैं, ठीक है ना, अर्थ तो एक ही है बट ये वाला पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या है, मेरा जो, जैसे देखिए ये वाला जो टिल्टेशन है, ठीक है ना, इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये सन के ज़्यादा नज़दीक है,
ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये सन से ज़्यादा दूर है, यानी कि ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो ये वाला नज़दीक हो गया, ये वाला दूर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। यही चीज़ है नॉर्थ पोल में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इधर ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में हो गया समर और साउथ में हो गया विंटर। तो नॉर्थ में समर और साउथ में विंटर, जो कि डेट बन गया हमारा 21 जून का। अब सेम चीज़ ऐसे ऐसे घूमते घूमते अर्थ यहाँ पर आता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये वाला चीज़ जो होता है ना, ये वाला जो अंधेरा वाला पार्ट है वो आ जाता है सामने में। तो ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट हो जाता है दूर। तो ये वाला पार्ट दूर हो गया, तो यहाँ लाइट सही से नहीं पहुँच पाया सन का, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये विंटर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर समर हो गया। और ये वाला केस कब बन गया, ये हो गया 22 दिसंबर वाला केस। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा, विंटर सोल्स्टिस, और ये वाला हो गया समर सोल्स्टिस। तो ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, बट अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे जब हम लोग ज्योग्राफी का क्लास कर रहे होंगे, जब उसमें लैटिट्यूड और स्फीयर, ये वो मोशन, रोटेशन सब पढ़ेंगे, उसमें तो और खतरनाक डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डज इक्विनॉक्स अकर इन अ ईयर। तो इक्विनॉक्स कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, है ना। इक्विनॉक्स भी 2 बार आ रहा है, सोल्स्टिस भी 2 बार आ रहा है, तो ये तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वट इज कॉल्ड व्हेन द अर्थ हैज़ इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। तो इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वल्स आवर ऑफ डे एंड नाइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। ये तो हो ही गया। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ये सब तो आपको पता ही है ना। बात करते हैं वर्नल इक्विनॉक्स का, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड लाइट। इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड लाइट को हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। तो इक्विनॉक्स क्वेश्चन नंबर 19 में आई थिंक सो हम बताएं, हमको ध्यान में है, क्वेश्चन नंबर 19 में उसमें हम डिस्कस भी किए, लिखे भी हैं वर्नल, जो कि होता है 21 मार्च वाला। तो 21 मार्च कौन सा हो गया, हमारा बी आंसर, ठीक है। द वर्ड इक्विनॉक्स रेफर्स टू, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन, समर एंड विंटर आर इक्वल ड्यूरेशन, द सीजन आर सिमिलर ड्यूरेशन। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही आंसर है, डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। नेक्स्ट में आते हैं, द सन्स रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर, है ना। सन्स रे फॉल्स स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर कितना बार होगा, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार साल में 2 बार होगा, क्योंकि 2 बार सोल्स्टिस, 2 बार इक्विनॉक्स हो रहा है, तो 2 बार तो ये तो पक्का ही धर आएगा, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाई ऑन द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है वो आपको पता होगा। देखिए, इक्वेटर का एक डायग्राम है मेरे पास, अगर हम देखना चाहें इक्वेटर, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से उठाते हैं। देखिए इक्वेटर क्या, ये वाला है इक्वेटर, सॉरी क्या हो जाता है, हाँ ये है इक्वेटर वाला लाइन, ठीक है, बीच वाला लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला इक्वेटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाई ऑन द इक्वेटर। अब कहना ये है कि जो इक्वेटर जो पास किया है ना, ये कौन कौन सा कंट्री से पास किया है। तो कौन कौन सा कंट्री से पास किया है, टोटल 13 कंट्री है, टोटल 13 कंट्री है जिससे पास किया हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर जो पास किया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला रीजन में 3 कंट्री, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। बीच में आते हैं, अफ्रीका में आते हैं। तो अफ्रीका में साओ टॉम एंड प्रिंसिपिया हो गया, गैबोन हो गया, कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, फिर युगांडा हो गया, कीनिया हो गया और सोमालिया हो गया। ये इतना में हो गया खत्म। अगर हम एशियन में आते हैं तो मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाटी हो गया। तो ये 13 कंट्री है जिसके थ्रू हमारा कौन सा इक्वेटर लाइन पास कर रहा है। तो आपसे कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साउथ अमेरिका में कितना कंट्री जा रहा है, अफ्रीका में कितना कंट्री जा रहा है, एशिया में कितना कंट्री जा रहा है, ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग सिटीज लाई ऑन द इक्वेटर, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो इंडोनेशिया था ना, हाँ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से ही रिलेटेड है पोंटियानक, ठीक है। कायरो नहीं है, पोर्ट ब्लेयर नहीं है, आदिस अबाबा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट
27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड ऑन अ ग्लोब। तो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड कौन सा होता है? लैटिट्यूड करने का मतलब क्या, लेटा हुआ लाइन, ऐसे ऐसे जो है ना वो लैटिट्यूड, और ऐसे ऐसे जो है वो है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड लेटा हुआ वाला हो गया, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? यही वाला होगा, बीच वाला, क्योंकि स्फेरिकल एज ए कंसिडर लेके चल रहे हैं, तो बीच वाला लाइन हो गया, तो वो हो गया कौन सा? इक्वेटर। तो इक्वेटर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या होता है भाई? 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ये तो यहाँ पर लिख ही दिए, मिटा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और लॉन्गेस्ट और ग्रेटर सर्कल भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, एंड ग्रेटर सर्कल, ग्रेटर सर्कल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, तो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड कौन सा होगा? इक्वेटर होगा। ये तो हम लोग बना ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट में, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होगा भाई? 22 दिसंबर, विंटर सोल्स्टिस में। देखो 22 दिसंबर निकालते हैं, विंटर सोल्स्टिस में ये वाला चीज़ शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, है ना, ये वाला रीजन में। तो वो पहले डिस्कस किया हुआ है ही हमारा, तो शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। नेक्स्ट में आते हैं 30 नंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। अब देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूरा डिटेल है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि हमको यहाँ पर ये डायग्राम से समझाना था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर कितना है? 23 डिग्री, है ना, 23 डिग्री 20 मतलब 23.5 डिग्री मान के चल सकते हैं। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के ऊपर वाला लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे वाला लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला लाइन हो गया हमारा एक जो होता है आर्कटिक सर्कल, और उसके नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये तो प्राइम मेरिडियन का बात है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इक्वेटर ये है ना, ये वाला हमारा इक्वेटर हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया जो 63 कितना होता है, एक सेकेंड, जो हो गया हमारा 23.5, और ये वाला 66.5 अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं, पूरा का पूरा एक साइज मतलब प्रीसाइजली तो नहीं है ये चीज़। तो ये वाला हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, बीच में हमारा 0 डिग्री ये। ओके, तो बस यही चीज़ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। लैटिट्यूड हो गया ये वाला हमारा जो लेटा हुआ लाइन है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड हो गया ये वाला लाइन जो ऐसे ऐसे जो किया हुआ है, जो ऐसे ऐसे जो किया हुआ है दैट इज लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे 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 जो किया हुआ है दैट इज लैटिट्यूड, और ये दोनों के बीच में जो बनता है ना दैट इज नोन एज द ग्रिड। चलो भाई, नेक्स्ट 31 में आते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, है ना, कौन सा स्टेट से पास नहीं करता है। तो कौन कौन सा पास करता है वो देख लेते हैं ना, तो हमको पता चल जाएगा। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाला जो स्टेट है वो है सबसे पहले गुजरात, ठीक है ना, गुजरात, फिर राजस्थान, है ना, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश एमपी, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हमारा आ जाता है झारखंड, ठीक है, झारखंड भी हो गया, उसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद आ गया मिज़ोरम, और उसके बाद आ गया त्रिपुरा। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेट जो है वो इक्वेटर से सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है। तो इसमें कौन सा है जो ऑप्शन में? असम, राजस्थान, मिज़ोरम, झारखंड। तो राजस्थान, मिज़ोरम, झारखंड है, ये असम, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, Which of the following statement is incorrect about longitude and latitudes? The latitude lines are parallel to each other. ये तो सही है भाई। Longitudes never intersect each other. अच्छा, इसको देखते बाद में latitudes never intersect each other. Latitudes ये भी सही है। And 180 डिग्री ईस्ट है, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है, ये यहाँ पर है। West refers to the same longitudinal line, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ये वाला। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें लॉन्गिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लॉन्गिट्यूड्स नहीं इंटरसेक्ट करता है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं पहले, है ना। अब यहाँ पर हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ,
यहाँ पर दिखाने का कोशिश करते हैं। देखो क्या है, ये वाला जो लाइन जो आ रहा है ये है लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड 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 लॉन्गिट्यूड, ये वाला। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा है ना, पोल पर आके कहीं ना कहीं पर तो कटेगा ही कटेगा, सटेगा ही सटेगा, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्गिट्यूड जो है ना वो इंटरसेक्ट करता है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड टेकिंग द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट पासेस क्लोज टू, किसके नज़दीक से गुजरता है, तो ये इलाहाबाद से गुजरता है। यहाँ पर हम मेंशन कर दिए थे इलाहाबाद जो एक जगह है जिसका नाम नैनी है प्रयागराज में, अब तो प्रयागराज हो गया, तो नैनी जगह नाम से है प्रयागराज, वहीं से ये गुजरता है, ध्यान में रखिएगा 82.5 डिग्री ईस्ट एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट GMT से, है ना, GMT से अगर हम लोग देखा जाए अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं तो GMT जो टाइम होगा ना उसमें से प्लस कर देंगे हम लोग 5.30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देते हैं तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। हाँ, बशर्ते कि वो GMT में हो रहा हो वो टाइम। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द मेरिडियन ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड, है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये तो समझ में आ गया, वही वाला हो गया ना, डैश इज द मेरिडियन द मेरिडियन ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड, वही तो हो गया भाई, IST ही तो हो गया। चलो, इसमें वैसा कुछ नहीं था, सेम ही पीछे वाला क्वेश्चन आ गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, GMT से 5.5 घंटा आगे हो जाता है। याद रखिएगा। अच्छा, ये जो बताया गया है GMT जो बताया गया है ना, वो हुआ है हमारा रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच अब गांव ही है जो भी बोल लीजिए, लंदन, ठीक है ना, वहीं पर। अब जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, IST जो होता है ना वो GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, तो 5 घंटा 30 मिनट, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज 5 स्टेट्स, कौन है जो इसमें वो 5 स्टेट्स में पास नहीं है, तो यूपी, देखिए कौन कौन सा है वो बता देते हैं, यूपी है, एक MP है, एक छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा से पार होता है, और एक आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार से नहीं होता है, तो बस हो गया, नहीं होगा ये, है ना। यानी कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना वो हमारा पास करता है कहाँ से, ये पास करता है ये 5 स्टेट से। इसका भी फोटो है, होगा ही मेरे पास, एक सेकेंड हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, हाँ है, तो देखिए ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, सॉरी, हाँ ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ डैश फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम का लैग होता है, तो ये जो लैग जो है ना वो 2 आवर्स का। अब ये 2 आवर्स कैसे है वो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 2 लॉन्गिट्यूड्स का, तो 2 लॉन्गिट्यूड्स जो होगा ना, कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड्स उठा लेते हैं, उसमें होता है 4 मिनट का डिफरेंस, 4 मिनट का डिफरेंस, और 2 लॉन्गिट्यूड्स में होता है कितना, 1 डिग्री का गैपिंग, तो 1 डिग्री हो जा रहा है मेरा 4 मिनट के बराबर। अगर हम गुजरात से गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, ये अरुणाचल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करते हैं तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है, तो 1 डिग्री का कितना हो रहा है, 4 मिनट हो रहा है, तो 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, और ये 120 मिनट कैसे बन जाएगा भाई, हमारा 2 आवर्स बन जाएगा। तो 2 आवर्स का टोटली डिफरेंसेस हो जाता है, लैग हो जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लिए।
हाउ मेनी आवर्स बिफोर सन राइजेज इन ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू इन वेस्टर्न मोस्ट गुजरात। तो 2 आवर्स का डिफरेंस पर, ये तो हम लोग पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो मोर देन वन टाइम जोन्स। मोर देन वन टाइम जोन्स किस में भाई? यूएसए में, है ना। यूएसए में मोर देन वन टाइम जोन्स है अराउंड। अर्जेंटीना में ज़्यादा नहीं है, एक ही है। चाइना में भी एक है, इंडिया में भी एक ही हम लोग मेज़र करके चलते हैं। तो जैसे अगर मोर देन वन देखना चाहते हैं तो फ्रांस में है, फ्रांस में अराउंड 12 है, रशिया में 11 है, सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम जोन। फ्रांस में जाने का मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा लोचा होता है। यूएसए में 6 है, यूएसए में 6 है, अर्जेंटीना में 1 है, चाइना में 1 है, इंडिया में भी 1 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये तो हम लोग पता ही है, मोर देन वन होगा तो कहाँ है भाई? तो यूएसए में। अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, तो ये कहाँ से पास करता है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो पास करता है ना, टोटल होता है 180 डिग्री लिखा हुआ है ग्रीनविच, ठीक है ना, जीएमटी। ये चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। अब देखिए 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है ना। कहाँ हुआ भाई? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ बोला गया, जहाँ ये माना गया कि जो टाइम जोन होगा जो 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए जो टाइम जोन बनाया गया ना, टाइम बनाया गया 15 डिग्री का ड्यूरेशन दिया गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल अगर टोटल 12 आवर्स होता है तो 12 गुना 15 कितना हो गया? 180, 180 बन गया। इसका मतलब अब ये 180 जो लाइन होगा ना, 180 डिग्री वाला जो लाइन होगा, जब 180 डिग्री को जो रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या करेगा ना, पूरे का पूरे अर्थ को 2 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि 180 और 180 हो जाएगा 360, टोटल ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? अब इंटरनेशनल स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन तो था नहीं, ये था जिगजैग हो गया, ठीक है ना, जिगजैग है, क्योंकि वो सब बीच में किसी कंट्री हो गया। बट अगर देखा जाता है तो पासिंग थ्रू ये करता है, कहाँ से? पासिंग थ्रू ये हो रहा है पैसिफिक ओशियन। कहाँ से? पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। रफली जहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है 180 डिग्री, रफली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। पूरा एग्जैक्ट तो नहीं होता है, बट लॉन्गिट्यूड इतना मिल जाता है, ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम टाइम जिसके ये सब की वजह से ना, ये जो इतना सारा सब चीज़ बना है, जिसकी वजह से ना मैक्सिमम टाइम जोन जो क्रिएट हो जाता है ना, वो हो जाता है फ्रांस में, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रीनविच 180 डिग्री जीएमटी पर। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज कंसीडर्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। वही चीज़ तो है ना, 180 डिग्री, ठीक है। ये भी हो गया। अब और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। 43 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए हैं रिलेटेड, PYQ से रिलेटेड। तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दे। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा 43 क्वेश्चंस है ना समझ में आया होगा ज्योग्राफी का ये PYQ सीरीज़ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, कि अच्छा कंटेंट मिलेगा हमको, तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, शेयर कर दीजिए, कम से कम शेयर कर दीजिए, तो दोस्तों तक भी पहुंच जाएगा, तो उनको भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके से सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।